फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10 का चैप्टर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा देर रुकना चाहिए और मैं जो बोल रहा हूँ आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए। अब आप कहिएगा कि मेरी बातों से आपको क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, मैं यहाँ जो आपको बातें बताऊँगा ना, अगर आप उन बातों को फॉलो करते हैं तो आप चैप्टर 3 का लगभग 70% मैथ खुद से सॉल्व कर सकते हैं। आपको इस चैप्टर का जो 70% मैथ है उसको सॉल्व करने के लिए किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत या किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और इतना ही नहीं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आप उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये प्रमुख बातें क्या हैं और कैसे हम इसे फॉलो करके इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा चैप्टर 3 है, इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, थोड़ा आप ये समझ लीजिए। पहले मैं आपको समझाता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है और इसके बाद युग्म का मतलब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है। इस चीज़ को मैं ये बोलूँगा कि यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये हमारा दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आइए इसको स्टेप वाइज हम समझते हैं। सबसे पहले, क्या मैं इसे एक समीकरण बोल सकता हूँ? तो आंसर है हाँ, मैं इसे समीकरण बोल सकता हूँ। तो मैं इसे समीकरण क्यों बोल सकता हूँ, इसको भी समझिए। देखिए, समीकरण और बहुपद में क्या अंतर होता है? समीकरण और बहुपद में ये अंतर होता है कि बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। अभी देखिए, अभी एक बहुपद है और जैसे ही बहुपद में हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं ना, तो वो एक समीकरण बन जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह हमको दिखाई दे रहा है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये एक समीकरण है। अब मैं इसे ये दिखा दूंगा कि यहाँ जो मैंने लिखा है ये सिर्फ समीकरण ही नहीं है, ये दो चर वाला समीकरण है। अब चर का मतलब क्या हुआ? तो ए से जेड तक जितने अक्षर होते हैं उन्हें हम चर बोलते हैं। अब यहाँ अगर आप ध्यान से इस समीकरण को देखें तो इसमें x भी है, y भी है, मतलब इसमें दो चर हैं। तो अब तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये हमारा दो चर वाला समीकरण है। अब यहाँ बात अटका है कि यहाँ रैखिक का मतलब क्या होता है, तब तो इसे हम दो चर का एक रैखिक समीकरण बोलेंगे। देखिए, रैखिक का मतलब क्या होता है? अगर किसी समीकरण में जो चर हैं उस चर का अधिकतम घात एक हो, अगर किसी समीकरण में चर का अधिकतम घात एक हो तो हम उस समीकरण को रैखिक समीकरण बोलेंगे। तो इसमें चर क्या है? एक्स वाई, एक्स का भी घात यहाँ एक है, वाई का भी घात एक है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा समीकरण है ना, ये रैखिक समीकरण है। तो शुरू में तो हमने ये दिखाया कि ये एक समीकरण है, फिर मैंने ये दिखा दिया कि ये दो चर वाला समीकरण है, और अभी मैंने ये दिखा दिया कि ये एक रैखिक समीकरण है। तो सबको अगर मिला जुला के बोला जाए तो हम तो ये कह ही सकते हैं कि ये जो हमारा है ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। अब आइए समझते हैं कि इसको हम युग्म कब बोलेंगे। तो इसी तरीके का एक और हम समीकरण लिख देंगे ना, तो ये युग्म कहलाएगा। युग्म का मतलब है जोड़ा, जोड़ा का मतलब दो दो गो समीकरण। तो इसी तरीके का ये एक और समीकरण लिख देते हैं, जैसे 3x माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब इन दोनों को एक साथ हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इतना तक आपको समझ में आ गया? अब यहाँ पे कुछ और चीज़ों को आप समझिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इन समीकरण की मदद से a1, a2, b1, b2 और c1, c2 ज्ञात कर सकते हैं, तो आप कहिएगा कि अभी तो मैंने आपको a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के बारे में बताया ही नहीं, तो इसे ज्ञात कैसे करेंगे? तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि a1, a2, b1, b2 और c1, c2 क्या है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो टिका हुआ है। चैप्टर नंबर 3 इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है कि आखिर हम किसको a1, a2, b1, b2, c1, c2 कहेंगे और इन सब में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं हम a1 की। तो ये जो हमारा समीकरण फर्स्ट है ना, इस समीकरण फर्स्ट में जो हमें x का गुणांक दिखाई दे रहा है ना, इस x के गुणांक को हम a1 बोलेंगे। तो x का गुणांक क्या है? 5, मतलब a1 बराबर हो जाएगा 5। अब बात कर लेते हैं b1 की। तो समीकरण फर्स्ट में ही y का जो हमें गुणांक दिखाई दे रहा है ना, उसे हम b1 बोलेंगे। y का गुणांक क्या है? 4, मतलब b1 बराबर हो जाएगा 4। अब बात कर लेते हैं c1 की। तो समीकरण फर्स्ट में ही जो हमें अचर पद दिखाई दे रहा है उसे हम c1 बोलेंगे। अचर पद है -3, मतलब c1 बराबर हो जाएगा -3। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें a2 क्या है। तो देखिए, समीकरण सेकेंड में जो x का गुणांक दिखाई दे रहा है इसे a2 बोलेंगे। तो x का गुणांक क्या है? 3 है, मतलब a2 बराबर 3। अब बात कर लेते हैं हम लोग b2 की।
तो समीकरण सेकेंड में ही जो y का हमें गुणांक दिखाई दे रहा है इसे हम b2 बोलेंगे। तो y का गुणांक क्या है? -2, मतलब b2 बराबर हो जाएगा -2। अब देख लेते हैं c2 को। तो समीकरण सेकेंड में ही जो हमें अचर पद दिखाई दे रहा है ना उसे c2 बोलेंगे। तो अचर पद क्या है? -8, मतलब c2 बराबर हो जाएगा -8। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 और c2 के बीच में आपस में बहुत सारा संबंध है और इसी संबंध से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। अब थोड़ा संबंध की बात कर लेते हैं, लेकिन संबंध की बात करने से पहले हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ों को समझते हैं। आपके बुक में जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको क्या पूछा जाएगा थोड़ा समझ लीजिए, या परीक्षा में भी आपको क्या पूछा जाएगा इसको समझ लीजिए। आपको 2 ठो समीकरण दिए रहेंगे, आपको ये पूछा जा सकता है कि आपको बताना है कि इन दोनों समीकरण का हल किस प्रकार का होगा। इन दोनों समीकरण का हल किस प्रकार का होगा ये आपसे पूछा जा सकता है। नहीं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको ये बताना है कि अगर इन दोनों समीकरण की मदद से हम एक ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ में जो रेखाएं होती हैं ना वो रेखाएं किस प्रकार की होंगी। मतलब रेखाओं से संबंधित हमें बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। तीसरा चीज़ हमसे ये पूछा जा सकता है ना कि आपको ये बताना है कि ये जो हमें समीकरण 2 ठो दिखाई दे रहे हैं ये संगत है या असंगत है। ये संगत है या असंगत है। मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये संगत है या असंगत है। तो बारी बारी से आइए हम समझते हैं कि हल का मतलब क्या होता है, रेखाओं का मतलब क्या होता है और संगत असंगत का मतलब क्या होता है। तो देखिए हल जो होता है ना ये 3 प्रकार का होता है। हल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। जो हमारा पहला हल होता है ना, जो हमारा पहला हल, इस हल को हम अद्वितीय हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल बोलते हैं। पहले हल को हम अद्वितीय हल बोलते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा दूसरा हल होता है ना, जो हमारा दूसरा हल होता है इसे हम अनेक हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेक हल बोलते हैं। अभी आप यही समझिए, इसे हम अनेक हल भी बोलते हैं। बुक में आपको अपरिमित रूप से अनेक हल भी मिल सकता है, लेकिन अभी आप समझिए कि हम अनेक हल बोलते हैं। मतलब 2 तरह का हल अभी तो हमें मिला, अद्वितीय हल और अनेक हल। एक तीसरे तरीका का हल होता है और ये जो हल होता है ना ये होता है कोई हल नहीं है। मतलब एक भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है, अर्थात एक भी हल नहीं है। तो हल 3 प्रकार का, अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं है। चलिए हल का तो काम हो गया। अब बात कर लेते हैं रेखाओं के बारे में कि आखिर रेखाएं जो होती हैं इसे हम कैसे समझेंगे। तो जब भी आपको समीकरण दिया रहेगा ना और समीकरण से जब आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ में मेनली रेखाएं ही होती हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं 3 प्रकार से आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। आप कोई भी ग्राफ बनाइए, कोई भी आप ग्राफ बनाइएगा ना तो उसमें आपको 3 तरह की रेखाएं देखने के लिए मिलेंगी। अब ये 3 तरह की रेखाएं क्या क्या हैं थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए पहली जो आपको रेखाएं दिखाई देने के लिए मिलेंगी ना वो कुछ इस प्रकार से होंगी। जैसे मान लेते हैं ये एक रेखा है और जो दूसरी रेखा है ना हो सकता है कि ये दूसरी रेखा पहली रेखा को काट दे। ऐसी रेखाएं आपको देखने के लिए मिल सकती है। जो दूसरी प्रकार की रेखाएं हैं ना वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगी। हो सकता है कि जो पहली रेखा है ना ये दूसरी रेखा के समानांतर हो जाए। क्या हो जाए? समानांतर हो जाए। ये है दूसरी तरह की रेखा। तीसरी तरह की रेखाएं क्या होंगी? हो सकता है कि जो दोनों रेखाएं हैं ना वो एक दूसरे को ढक ले। मतलब पहली रेखा जो है ना सेम दूसरी रेखा के ऊपर आ जाए। तो ये 3 स्थितियां आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। पहली स्थिति में 2 रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, या फिर 2 रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, या फिर 2 रेखाएं एक दूसरे को ढक सकती है। तो ये जो स्थिति है ना, ये जो स्थिति है इस स्थिति को हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है। ये जो स्थिति है जिसमें रेखाएं समानांतर होती है ना इसको हम समानांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं। ठीक। और ये जो स्थिति होती है जिसमें एक के ऊपर दूसरी रेखा मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है, इस तरह की स्थिति को हम बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। इसको बोलते हैं हम लोग संपाती रेखाएं। तो रेखाएं आपको समझ में आ गया कि रेखाएं किस प्रकार की हो सकती हैं। तो अभी हम लोग समझे कि हल किस प्रकार का हो सकता है और रेखाएं किस प्रकार की हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं संगत और असंगत की। तो संगत और असंगत का जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत आसान है। अब कैसे आसान है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए संगत और असंगत जो है ना ये निर्भर करता है हल पे। किस पे? हल पे। अगर आपको ऐसी स्थिति मिले जिसमें आपको या तो अद्वितीय हल दिखाई दे या अनेक हल दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में जो दोनों समीकरण होंगे ये संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। मतलब जब आपको अद्वितीय हल दिखाई दे या अनेक हल दिखाई दे
तो जो समीकरण दोनों होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। और अगर आपको कोई हल नहीं दिखाई देना तो ऐसी स्थिति में समीकरण जो होगा वो असंगत होगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो समीकरण दिए गए हैं इसका अद्वितीय हल होगा या फिर अनेक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा, आखिर कैसे पता चलेगा? तो इसका पता चलेगा, इस समीकरण को हल करेंगे हम, एक्स वाई का मान निकालेंगे तभी तो पता चलेगा। तो एक तो तरीका ये है कि इसको हल करके एक्स वाई का मान निकाले तब हम पता चलेगा। अब अगर रेखा का बात करना है तो पहले हमें इसका ग्राफ बनाना होगा, तब हमें पता चलेगा कि रेखाएं कैसी होंगी। लेकिन इसके सिवाय एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी सहायता से बिना हम इस समीकरण में एक्स वाई का मान निकाले, बिना इस समीकरण का ग्राफ बनाए, हम आसानी से बता सकते हैं कि समीकरण का जो हल होगा अद्वितीय होगा या फिर अनेक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा। हम उस कॉन्सेप्ट की सहायता से ये भी बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या समानांतर होंगी या फिर समपाती होंगी। तो आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा आइए इसको समझ लेते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग इसको मिटाने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ बारी बारी से सारी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई दो समीकरण दिया गया है। तो अगर आपको दो समीकरण दिया गया है तो मैंने अभी आपको बताया कि समीकरण की मदद से कैसे आप a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल सकते हैं। तो अगर आपको दो समीकरण दिया गया है तो ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ठीक है, अब निकालने के बाद मान लीजिए कि आपने a1 बटा a2 निकाला और इस a1 बटा a2 का वैल्यू बराबर नहीं आया b1 बटा b2 के। अगर a1 बटा a2 का वैल्यू बराबर नहीं आया b1 बटा b2 के, तो ऐसी स्थिति में अगर हम हल की बात करें, तो जो हमारा हल होगा ना, ये अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? ये हमारा अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। कब अद्वितीय हल होगा? तो अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 का तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा। हल का तो काम खत्म हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार की होंगी। तो देखिए, अगर रेखाएं की बात करें तो अगर आपको a1 बटा a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2 मिले तो ऐसी स्थिति में जो रेखाएं होंगी ना वो प्रतिच्छेदी होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अगर आपको दो ठो समीकरण दिया रहे तो आप बिना एक्स वाई का मान निकाले बता सकते हैं कि समीकरण का जो हल होगा वो कैसा होगा? अद्वितीय होगा। आप बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हैं कि रेखाएं जो हैं वो किस प्रकार से हो सकती हैं इसका यूज़ करके। तो अगर a1 बटा a2 बराबर नॉट इक्वल्स टू b1 बटा b2 आए तो हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर संगत होगा कि असंगत होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको हल दिखाई दे रहा है, चाहे अद्वितीय हो चाहे अनेक हल हो, तो जब भी आपको हल दिखाई दे रहा है तो इस स्थिति में जो समीकरण होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। अब आइए इसका हम एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो समीकरण हैं। जैसे पहला समीकरण मैंने लिखा 5x प्लस 4y माइनस 3 बराबर 0, फिर 2x प्लस 8y प्लस 4 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम a1 a2 b1 b2 निकालेंगे क्योंकि हमें इसे चेक करना है। तो देखिए यहाँ a1 क्या है? 5 है। मैं यहाँ डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। देखिए a1 बटा a2 अगर हम निकालें तो a1 तो 5 है, a2 2 है, मतलब a1 बटा a2 हमें मिलेगा 5 बटा 2। अब देख लेते हैं b1 बटा b2। तो b1 क्या है? b1 4 है और b2 8 है। तो अगर हम b1 बटा b2 करेंगे तो हमें मिलेगा 4 बटा 8। अगर इसको कटाएंगे तो हमें मिलेगा 1 बटा 2। अब आप देखिए तो a1 बटा a2 आया है 5 बटा 2 और b1 बटा b2 आया है 1 बटा 2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि a1 बटा a2 जो है ना ये बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं मिले b1 बटा b2 के ना, तो अब हम c1 और c2 नहीं निकालेंगे। यहीं पे कहानी ख़त्म हो गया। यहाँ हमने ये देखा कि a1 बटा a2 जो है ना ये बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इस समीकरण को देख के हम तीन चीज़ों का कंक्लूजन यहाँ से निकाल सकते हैं। हम ये कहेंगे कि इस समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा? अद्वितीय होगा। इस समीकरण से जो ग्राफ बनेगा ना, उस ग्राफ में जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। और
इस समीकरण में संगत की स्थिति आएगी या असंगत की? तो इस समीकरण में संगत की स्थिति आएगी, क्योंकि यहाँ हमें कोई ना कोई हल जरूर मिल रहा है। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। फिर अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो आइए इसे मैं मिटा करके और फिर जो हमारे पास दूसरी स्थिति है उसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरी स्थिति में क्या आ सकती है यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर मैं इसे यहाँ से हटा ही दे रहा हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए दूसरी स्थिति को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर दूसरी स्थिति हमारे पास क्या आ सकती है। तो देखिए, दूसरी स्थिति में हो सकता है कि हमें दो ठो समीकरण दिया गया हो, और जब हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालें, और उसके बाद मान लीजिए कि a1 बटा a2 जो है ये बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, और b1 बटा b2 जो है ये बराबर हो जाए c1 बटा c2 के। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में जो हमारा हल होगा वो किस प्रकार का हल होगा? तो जो हमारा हल होगा ना वो अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा, और इसी को हम बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार की होंगी। तो जो रेखाएं होंगी ना, जो रेखाएं होंगी वो समपाती होंगी। कैसी होंगी? रेखाएं समपाती होंगी। जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी? समपाती होंगी। ठीक है, समपाती होगी। अब बात कर लेते हैं संगत और असंगत की। तो यहाँ हमें हल दिखाई दे रहा है ना, चाहे अद्वितीय हल हो या फिर अनेक हल हो, दोनों ही स्थिति में जो समीकरण हमारा होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। तो आइए इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने पहला समीकरण लिखा 5x + 2y - 4 = 0। मैंने दूसरा समीकरण लिखा 10x + 4y - 8 = 0। अब आइए यहाँ पहले हम a1 बटा a2 निकालते हैं। तो a1 बटा a2 क्या हो जाएगा? 5 बटा 10, मतलब यहाँ हो जाएगा 5 बटा 10। जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 बटा 2। अब देख लेते हैं b1 बटा b2 को। तो b1 बटा b2 को अगर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 2 बटा 4, और अगर हम 2 बटा 4 को हल करें तो हमें मिल जाएगा 1 बटा 2। अब देख लेते हैं c1 बटा c2 को। तो c1 जो यहाँ हमारा है -4, और c2 जो है यहाँ पे है हमारा -8। तो माइनस से माइनस खत्म। अब यहाँ है 4 बटा 8, कटाएंगे तो फिर हमें मिल जाएगा 1 बटा 2। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा a1 बटा a2 है ये बराबर है b1 बटा b2 के, और जो b1 बटा b2 है ये बराबर है c1 बटा c2 के। तो यही वाली स्थिति आ गई। तो अब अगर ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि हमको दो समीकरण दिया गया हो, और किसी ने हमसे पूछा कि आपको ये बताना है कि इसका हल कैसा होगा। तो इसका हल कैसा होगा? अनेक हल होगा। फिर पूछा जाए कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं समपाती होंगी। फिर संगत होगा या असंगत होगा? तो ये संगत होगा। इतना चीज़ क्लियर है। तो जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि तीसरे कॉन्सेप्ट में हमें क्या करना है, तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा किस प्रकार से होगा। तो देखिए, जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट होगा ना, जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट होगा, इसमें क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आपको दो समीकरण दे दिए गए, आपने a1 b1 a2 b2 c1 c2 निकाला। अगर a1 बटा a2 जो है ना ये मान लीजिए बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बराबर ना हो, b1 बटा b2 बराबर ना हो c1 बटा c2 के। अगर a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बराबर ना हो c1 बटा c2 के, तब अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं हल की। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं रेखाओं की। तो जब भी आपको ऐसी स्थिति दिखाई देना तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समानांतर होंगी। रेखाएं कैसी हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी। रेखाएं जो है ये कैसी होंगी? समानांतर होंगी। अब बात कर लेते हैं संगत और असंगत की। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि संगत और असंगत जो है ना ये हल पे निर्भर करता है। अब यहाँ कोई हल ही नहीं है, तो जब कोई हल नहीं होगा ना तो असंगत होगा। क्या होगा? ये असंगत होगा। अब आइए इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 5x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0। फिर मैंने यहाँ लिखा 10x प्लस 8y माइनस 17 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम a1/a2 निकालें तो a1/a2 हो जाएगा 5/10। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/2। अब b1/b2 निकाल लीजिए, b1/b2 तो b1/b2 हो जाएगा 4/8। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से भी हमें मिल जाएगा 1/2। अब यहाँ से अगर हम c1/c2 निकालें तो c1/c2 हो जाएगा -8/-17। -8/-17, माइनस से तो माइनस खत्म, हमें मिला 8/17। अब देखिए यहाँ a1/a2 जो है ये बराबर है b1/b2 के, क्योंकि दोनों में 1/2 1/2 आया है। लेकिन b1/b2 जो है ना ये c1/c2 के बराबर नहीं है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन b1/b2 जो है ना ये बराबर नहीं है c1/c2 के। तो अगर हमको ऐसा दो ठो समीकरण दिया गया है और इसमें हमसे ये पूछा जाए कि इस समीकरण के हल के बारे में बताइए, तो ध्यान रखिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब बात करें रेखाओं की, तो अगर हम इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे ना तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समानांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं समानांतर होंगी। ठीक, अब बात कर लेते हैं संगत और असंगत की। तो कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया अगर कोई हल होगा ही नहीं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या मिलेगा? हमें असंगत मिलेगा। क्या मिलेगा? असंगत मिलेगा। तो यही 3 ठो स्थिति थी जिसका यूज करके हम आसानी से ये बता सकते हैं कि समीकरण का हल किस प्रकार से हो सकता है, रेखाएं किस प्रकार से हो सकती है, संगत होगा या फिर असंगत होगा। अब एक छोटी सी और चीज़ यहाँ रह गई है, थोड़ा आप इसको भी समझ लीजिए। देखिए, हो सकता है कि आपको बुक में अगर आप समीकरण को देख रहे हैं तो हो सकता है कि समीकरण का रूप जो है आपको इस प्रकार न देकर, मान लीजिए आपको ऐसे समीकरण दे दिया गया 5x प्लस मान लीजिए 4y बराबर 9, और दूसरा समीकरण दे दिया गया 3x प्लस 8y बराबर 7। अब देखिए यहाँ हमको x का गुणांक दिखाई दे रहा है, y का गुणांक दिखाई दे रहा है। अचर कहाँ होना चाहिए? अचर पहले कहाँ था? बराबर के इस तरफ था, लेकिन अब अचर कहाँ चला गया है? बराबर के उस तरफ चला गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसी को लेके हम बना देंगे कि ये हमारा हो जाएगा a1, ये हो जाएगा हमारा b1, ये हो जाएगा हमारा c1। गलत हो जाएगा। पहले आप जो ये हमारे पास दोनों समीकरण दिए गए हैं ना, पहले आप इसको ऐसे कीजिए, मतलब अंत में आपको 0 रखना है। जब भी आपको कुछ इस प्रकार से समीकरण मिले ना तो आप कोशिश कीजिए कि बराबर के उस तरफ 0 आ जाए। क्या आ जाए? बराबर के उस तरफ 0 आ जाए। कैसे आएगा ये समझते हैं। जो हमारा ये पहला समीकरण है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5x ज्यों कहते हो प्लस 4y। ठीक है, अब बराबर के उधर 9 है ना, तो 9 को इधर लाइए, तो बराबर के उधर है तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस। अब बराबर में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए हमें कुछ इस प्रकार का यहाँ पे फॉर्म दिखाई दे रहा है ना, ये जो रूप है इसका, ये जो रूप है ये किस प्रकार का हो गया? इस प्रकार का हो गया। अब यहाँ से हम a1, b1 और c1 निकाल सकते हैं। ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, और ये जो -9 है ये c1 हो गया। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को भी लिख सकते हैं। जो हमारा समीकरण 2 है इसमें इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 8y, और अगर बराबर के उधर 7 है इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -7 बराबर 0। ध्यान रखिएगा जब भी आपको a1, b1 और c1 चुनना है ना तो बराबर में 0 होना चाहिए। 0 को छोड़ करके बराबर में कोई संख्या नहीं होना चाहिए, नहीं तो सही तरीके से आपको a1, b1 और c1 जो है नहीं मिल पाएगा। तो लास्ट में जो हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो यही था। आपको इस बात को माइंड में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि हरा के डायरेक्ट एकदम इसी में से वो a1, b1 और c1 चुनने लगेंगे। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। आप देखिएगा कि पहले बराबर में 0 है या नहीं, क्योंकि परीक्षा में ऐसी स्थिति भी आपको मिल सकती है। तो पहले आप कोशिश ये कीजिए कि बराबर में हमको क्या मिले? बराबर में हमें 0 मिले। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में अगर हम लोग जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे तो लगभग 70% मैथ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसके जो बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।